यदि हम बात करें तो ऐसी गैसें जो पीवी बराबर एनआरटी पर, यानी कि प्रत्येक ताप और दाब पर पीवी बराबर एनआरटी की यदि ये पालना करेगी तो ये आदर्श गैस कहलाएगी, क्योंकि इसी को तो हम बोलते थे आदर्श गैस समीकरण। जब आदर्श गैस समीकरण इसको बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये यहाँ पे क्या है, आदर्श गैस का यहाँ पे पालन करेगी। ठीक है, आदर्श गैस जो है इसका पालन करेगी। और जो पालन नहीं कर रही है वो क्या होंगी, रियल गैसेस, या फिर इसे बोला जा सकता है वास्तविक गैसेस। ठीक है, अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो जैसे ही वास्तविक गैस है, ठीक है, यदि वो यहाँ पे पालना नहीं कर रही है, यानी कि पीवी बराबर एनआरटी की ये पालना नहीं कर रही है, तो कुछ ना कुछ विचलन होगा। ठीक है, उस विचलन को एक गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जिसे बोला जाएगा क्या, संपीडिता गुणांक। ठीक है, और उस संपीडिता गुणांक को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका वैल्यू क्या होगा, पीवी अपॉन एनआरटी। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, z का मान दो टाइप से आ सकता है। z का मान एक तो एक से ज्यादा आ सकता है, z का मान एक के बराबर, एक से छोटा आ सकता है, और z का मान यहाँ पे एक भी आ सकता है। यदि एक आ गया तो इसका तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये क्या होगी, आदर्श गैस होगी। यानी कि आदर्श गैस के लिए यदि मैं संपीडिता गुणांक को देखता हूं, यानी कि संपीडिता गुणांक को देखता हूं, तो उसका मान किसके बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा। यदि वास्तविक गैसों के लिए देखा जाए तो z का मान एक के बराबर नहीं होता है। ठीक है, z नॉट इक्वल टू 1। यदि 1 के इक्वल नहीं होगा तो या तो ज्यादा होगा या फिर ये कम होगा। अच्छा, यदि ज्यादा है तो ज्यादा को आप क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन, और यदि कम है तो उसको क्या बोला जाएगा, ऋणात्मक विचलन। ज्यादा है तो धनात्मक विचलन, कम है तो ऋणात्मक विचलन। बस दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो वे सभी गैसें जिनके लिए z का मान एक से अधिक होता है आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती है। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, H2 और हीलियम। अच्छा जी, और वे गैसें जिनके लिए z का मान एक से कम होता है आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगी, CO2, N2 एंड SO2 इनके एग्जाम्पल हैं। यदि मैं देखना चाहूं यहाँ पे, तो एक आरेख है, उसके आधार पे आप इसको देख सकते हैं। पीवी को मैंने यहाँ पे y एक्सिस पे लिया है। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे तो ध्यान देना भाई आप कि z की वैल्यू ग्रेटर देन 1, z की वैल्यू ग्रेटर देन 1, उसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में शो किया है। ठीक है, और यदि मैं देखना चाहूं यहाँ पे, तो आइडियल गैसेस को कहां पे शो किया है मैंने, यहाँ पे इस वाली रेखा पे। यहाँ पे क्या है, z बराबर 1 है, यहाँ पे तो क्या है, z का मान ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे z बराबर 1 है, और इसके नीचे देखना चाहूं तो z का मान क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। z का मान क्या है यहाँ पे भाई मेरे, नेगेटिव है। अच्छा जी, यदि z का मान नेगेटिव है तो वो सब गैसें हैं जो कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रही है वो यहाँ पे नीचे आएंगी। ठीक है, जो धनात्मक प्रदर्शित कर रहा है वो ऊपर आएगा, और जो यहाँ पे z बराबर 1 है वो कहाँ पे आएगा, इस वाले इस पे आएगा, एक्सिस पे आएगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो डायग्राम आप ध्यान रखें, कोई नहीं पूछेगा भैया कैसे बना है, क्या नहीं बना है। ठीक है, सिर्फ तीन चीजें याद रखो, z ग्रेटर देन 1 ऊपर, ठीक है, z बराबर 1 यहाँ पे, और नीचे देखना चाहे तो z लेस देन 1, यानी ऋणात्मक विचलन, यहाँ पे धनात्मक विचलन, और यहाँ पे आइडियल गैसेस। ठीक है, एग्जाम्पल आप आराम से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये कारण क्या है, रीजन क्या होता है, ध्यान से समझो। यहाँ पे कारण को क्या कर रखा है, दो धारणाओं द्वारा, यानी कि दो कॉन्सेप्ट द्वारा समझाया गया है। और वो दो कॉन्सेप्ट कहां पे पढ़े थे, वो पढ़े थे पिछली क्लास में, यानी कि अनुगतिक सिद्धांत में। यानी कि अनुगतिक सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा है तो ये कारण आपको समझ में नहीं आएंगे, सीधा रट्टा लगा के बैठ जाओगे। ठीक है जी, तो देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को अनुगतिक सिद्धांत की दो धारणाओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि यह दो धारणाएं प्रत्येक दाब व दाब के, प्रत्येक ताप और दाब के मान पर सही नहीं होती है। ठीक है, यानी कि बात करूं कि यार ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है क्या हर ताप पे काम कर जाएंगे, क्या हर दाब पे काम कर जाएंगे, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, अनुगतिक सिद्धांत की धारणा से गैस के अणुओं का आयतन, गैस के, यहाँ पे लिख लो गैस के या फिर गैसों के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये पहला पॉइंट पड़ा था, ध्यान हो तो। ये धारणा निम्न ताप और उच्च दाब, निम्न दाब और उच्च ताप पर तो सत्य है, लेकिन उच्च दाब यानी कि मैं हाई प्रेशर कर देता हूं, ठीक है, तथा निम्न ताप या फिर लो टेम्परेचर कर देता हूं। लो टेम्परेचर पर गैस का अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं। यानी कि यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो यदि मैं लो प्रेशर लेता हूं और हाई टेम्परेचर लेता हूं, यदि मैं लो प्रेशर ले लूं
और हाई टेम्परेचर ले लूं, वहां पे तो ये बातें सही हो जाएगी। लेकिन यदि मैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर लेता हूं, वहां पे क्या होंगे, जो गैस के अणु होंगे वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और इस स्थिति में क्या होगा, गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता, यहाँ पे नगण्य नहीं माना जाता। अब दूसरी धारणा पे आओ। अणुगतिक सिद्धांत की धारणा से गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल नगण्य होता है, ये भी हमने बोला था। यह धारणा भी निम्न दाब और उच्च ताप पर तो सत्य है, लेकिन मैं बात कर लूं वापस से वही हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैस के अणु पास पास आ जाएंगे, ये पता ही है, तथा इस स्थिति में गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल यहाँ पे नगण्य नहीं होगा। यानी कि जो दो बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, वो दो बातें जो है वो हर जगह पर सत्य नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट है, याद हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ो। वास्तविक गैसों से आदर्श गैसों के समान व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए वान डर वाल नामक वैज्ञानिक ने आदर्श गैस समीकरण में कुछ संशोधन किए। यानी कि जो आदर्श गैस समीकरण थी उसको संशोधित किया गया। यानी कि हमें अब एक और इक्वेशन ध्यान रखनी है, आदर्श गैस समीकरण कौन सी, संशोधित वाली, ठीक है जी। तथा एक समीकरण प्राप्त की, उस समीकरण को हम इस नाम से जानते हैं, ध्यान से रखना, संशोधित आदर्श गैस समीकरण। यानी कि जो आदर्श गैस समीकरण थी उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे करेक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो याद रखना, इसको तो सीधा याद रखो, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। अच्छा, A बाई वी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, दाब में सुधार, ठीक है, दाब में सुधार। अच्छा जी, B क्या है, आयतन में सुधार। अच्छा, A और B देखा जाए तो वान डर वाल नियतांक होते हैं, और यदि मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ किसके लिए, N मोलों के लिए, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ पे सीधा N से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। एक बार छापो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे आगे। चलो जी, बढ़े आगे, आ जाओ सब। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन के बारे में। क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक दाब क्या होता है, क्रांतिक आयतन क्या होता है, ध्यान से समझो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, गैसों के द्रवीकरण की। यानी कि हम गैसों को क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे द्रवित कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप, जिसको बोला जाता है क्या, TC, वह ताप जिससे अधिक ताप पर, वह ताप जिससे अधिक ताप पर किसी भी गैस को द्रवित अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। चाहे हम दाब कितना भी यहाँ पे बढ़ा दें या फिर इंक्रीज कर दें, अर्थात ये बात बोली जा सकती है, सिंपल यदि आप ध्यान रखें, किसी भी गैस को द्रवित अवस्था में, किसी भी गैस को द्रवित अवस्था में लाने के लिए उसका ताप क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। यानी कि किसी भी गैस को यदि आप द्रवित अवस्था में ला रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। यानी कि वह ताप जिससे अधिक ताप पर, यानी कि वही बात हो गई वापस से, यानी कि इससे अधिक ताप पर तो हम यहाँ पे द्रवित नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ा लो। यानी कि ताप जो होगा वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ही होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 के लिए याद रखें कितना होता है, 31.1 डिग्री सेल्सियस। जैसे ताप होता है वैसे ही क्रिटिकल दाब भी होता है। यानी कि ये मान के चलो ये कंडीशन ही है ना, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे शर्तें ही हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्रिटिकल प्रेशर की हम बात करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप पर। अब देखो, क्रांतिक ताप तो आपको पता है, अब क्रांतिक ताप पर हम कुछ ना कुछ दाब लगाएंगे, यानी क्रांतिक ताप जो हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे कोई यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। तो क्रांतिक ताप पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिस पर गैसों को द्रवित अवस्था में लाया जा सकता है क्रांतिक दाब कहलाता है। CO2 की वापस बात कर लेते हैं, इसके लिए क्रांतिक दाब का मान कितना, 72.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आयतन की बात करते हैं। अब दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर गैसों के 1 मोल के लिए, गैस के 1 मोल के लिए 1 मोल द्वारा घेरा गया कुल आयतन क्या कहलाएगा, क्रांतिक आयतन कहलाएगा। इन तीनों चीज़ें यहाँ पे आराम से क्लियर है, ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर को समझो, उसके बाद में प्रेशर और वॉल्यूम आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और CO2 के लिए वापस बात करो, कितना, 94 ml ये होता है, ठीक है जी। TC, PC और VC के मान निश्चित होते हैं तथा इन्हें गैसों के अभिलाक्षणिक गुण कहा जाता है। और यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे गैसों के द्रवीकरण की शर्तों की, तो ध्यान रखना, दाब का मान उच्च होना चाहिए, गैसों का ताप
क्रांतिक ताप से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि ये वही शर्तें हैं जो भी हमने देखी है, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो अब इनको एक बार रिवाइज करो, ठीक है। और ये आपको जो मैंने आदर्श गैस से, जो यहाँ पे वास्तविक गैसें हैं, आदर्श गैसें, विचलन, ये सब जो चीज़ें पढ़ाई है ना, इनका जो रीज़न है, जो कारण है, वो यदि आपके एग्जाम में आ गया तो उसको आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका अणुगतिक सिद्धांत अच्छे से आपने नहीं कर रखा है, ठीक है। तो पिछला वीडियो एक बार देखो, ये वीडियो 2 बार देखो, आराम से पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है, ठीक है। अगली क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। धन्यवाद।